हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, क्लास 12th के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 6 और अध्याय का नाम है वंशागति का आणविक आधार यानी मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं मानव जीनोम परियोजना के बारे में, जिसे हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या फिर इसे शॉर्ट में HGP कहते हैं, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके बारे में जानेंगे सब कुछ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इस चैप्टर का 11 वीडियो बना दिया है और उन सभी वीडियोज़ का लिंक ऊपर यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके, साथ ही आपकी तैयारी बेहतर हो सके। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप मतलब शुरू से बिल्कुल पहला वीडियो से देख करके आएंगे तभी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो जैसा कि मैंने बताया, हम आज जानेंगे मानव जीनोम परियोजना के बारे में। तो देखिए, हमें तो पहले से पता है कि मनुष्य के जितने सारे गुण होते हैं, जितने सारे लक्षण होते हैं, वे सभी DNA द्वारा निर्धारित करते होते हैं। मनुष्य में कौन सा लक्षण होगा, उसका गुण कैसा होगा, वो तेज होगा, मंद होगा, या उसे कोई बीमारी होगी या नहीं, उसमें हार्मोन का स्राव कैसा होगा, मतलब सारा कुछ मानव में जितनी सारी क्रियाएं होंगी वो किस तरह से होंगी, उन सबको निर्धारित कौन करता है? DNA। ठीक है। और DNA कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम पे। ठीक है। सभी लक्षणों को कौन निर्धारित करता है? DNA कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम पे। ठीक है। तो देखिए, मानव जीनोम परियोजना एक ऐसी परियोजना थी जिसका जो शुरू की गई 1990 ईस्वी में। ठीक है, 1990 ईस्वी में शुरू की गई। और इसको शुरू किया किसने किया? तो इसको शुरू किया अमेरिकी ऊर्जा विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। ठीक है, या विश्व स्वास्थ्य संगठन ही, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन ने। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन और अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने मिल करके इस परियोजना की शुरुआत की। और शुरुआत में इसका लक्ष्य था कि मानव में, अब जानते हैं मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो टोटल है 46। ठीक है, जो 23 जोड़े में रहते हैं। तो उस समय इसका लक्ष्य था शुरू में कि टोटल 46 गुणसूत्र के बारे में पता लगाना है, उनके बारे में डिटेल स्टडी करनी है, फिर उनमें किस तरह के DNA पाए जाते हैं, उन DNA के बारे में जानना है, और उस पर कौन से जीन होते हैं, इनके बारे में जानना है। तो ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी। इसको एक महत्वाकांक्षी परियोजना कहते हैं। महत्वाकांक्षी परियोजना क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अनेकों सारे लक्ष्य थे। इस परियोजना के पीछे अनेकों सारे लक्ष्य थे और उन सभी लक्ष्यों को आगे जानेंगे। थोड़ी देर बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या लक्ष्य रखे गए थे, लेकिन फिलहाल जानिए कि इसको एक महत्वाकांक्षी योजना कहा गया। इसलिए कहा गया क्योंकि इसके कई सारे उद्देश्य थे और उन सभी उद्देश्यों को हम लोग जानने वाले हैं। उनमें से जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ उद्देश्य ये अभी जान लीजिए कि शुरू में तो यही रखा गया था कि मनुष्य में टोटल जो 46 गुणसूत्र होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, फिर से उस पर जो DNA होता है और DNA के अंदर जो क्षारों का अनुक्रम होता है वो पता लगाना। अब आपको पता है कि मनुष्य के जीनोम में कितने क्षार अनुक्रम पाए जाते हैं? तो मनुष्य के जीनोम में 1364.7 मिलियन 1364.7 मिलियन नाइट्रोजनी क्षार के जोड़े पाए जाते हैं। और नाइट्रोजनी क्षार के जोड़े क्या होते हैं? तो आपको पता है, नाइट्रोजनी क्षार के जोड़े DNA में जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है। यानी ये कुल मिल करके 1364.7 मिलियन नाइट्रोजनी क्षार के जोड़े होते हैं। ठीक है, तो उसका लक्षण ये भी था कि इन सभी क्षारों के अनुक्रमों को पता लगाया जाए। ये किस अनुक्रम में होते हैं, कहाँ पे होते हैं और किसको निर्धारित करते हैं, इनसे क्या असर पड़ता है, इन सभी को क्या किया जाए, इन सभी का पता लगाया जाए। अब समस्या एक और भी है कि इतने सारे क्षार अनुक्रम हैं, इन सभी का पता लगाने के लिए और इन सभी का अध्ययन करने के लिए कॉपी पे इन सभी का अध्ययन नहीं किया जा सकता। कॉपी पे अध्ययन क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि आप खुद सोचिए कि 1364.7 मिलियन क्षार के अनुक्रमों को किसी पेज पे रखना कितना कठिन है, किसी बुक में रखना कितना कठिन है। इसलिए
इसके लिए हाई स्पीड कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ठीक है, हाई स्पीड कंप्यूटर यानी हाई स्पीड उच्च गति की संगणक जिसको कहते हैं, हाई स्पीड कंप्यूटर का यूज किया जाता है ताकि सभी आंकड़ों को उसमें स्टोर किया जा सके और फिर उसका अध्ययन किया जा सके। ठीक है, तो ये था ह्यूमन जीनोम परियोजना जो शुरू कब हुई थी 1990 ईस्वी में, और यह परियोजना 13 वर्षों तक चली थी। 1990 में शुरू हुई, 13 वर्षों तक चली और 2003 तक चली है परियोजना। तो जैसा कि मैंने बताया 1990 में इसको शुरू किसने किया था, तो 1990 में इसको शुरू किया था अमेरिकी ऊर्जा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन ने। लेकिन बाद में इसको हेल्प करने के लिए चीन, फ्रांस, जर्मनी और सब देशों ने भी इसकी मदद की, अमेरिका की, ताकि सभी अनुक्रमों का पता लगाया जा सके। तो अब चलिए जानते हैं मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य क्या थे। मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य। ठीक है, तो मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य क्या क्या थे, चलिए वो जानते हैं बारी बारी से। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला लक्ष्य तो यही था कि डीएनए पे पाए जाने गुणसूत्र पे पाए जाने वाले डीएनए के पूरे अनुक्रम का पता लगाना। ठीक है, और पूरा जो कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं उनके बारे में पूरा जानकारी इकट्ठा करना। इसके अलावा जो मनुष्य के जीनोम में, दूसरा लक्ष्य लिख सकते हैं, मनुष्य के जीनोम में जो लगभग 1364.7 मिलियन नाइट्रोजनी क्षार के जोड़े होते हैं उनके अनुक्रमों का पता लगाना। ठीक है, जो मनुष्य में, तीसरा लक्ष्य, मनुष्य में लगभग 20,000 से कहीं पे आपको 20,000 दिखेगा, कहीं पे 30,000 दिखेगा, तो ऐसे मान लीजिए 20,000 से 30,000 जीन पाए जाते हैं। मनुष्य की एक कोशिका में 20,000 से 30,000 जीन पाए जाते हैं। तो उन सभी जीनों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है, मतलब उन सभी जीनों का आंकड़ा प्राप्त करना। ठीक है, सभी जीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उनको आंकड़ों के रूप में, जितनी भी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, मतलब जो भी आंकड़े निकलते हैं, उन सभी जानकारियों को आंकड़ों के रूप में क्या करना, आंकड़ों के रूप में स्टोर करना। ये चौथा लक्ष्य था कि सभी आंकड़ों को क्या करना है, सभी आंकड़े हैं उनको स्टोर करना है, मतलब जमा करना है कहीं अच्छी जगह पे। कहाँ पे उसको जमा कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया ही, कंप्यूटर में उसको संग्रहित करेंगे, स्टोर करेंगे, जमा करेंगे। अगला लक्ष्य क्या था, अगला लक्ष्य था यानी 5 नंबर लक्ष्य था उन आंकड़ों का विश्लेषण करना। यानी उन सभी आंकड़ों को जो हमें मानव जीनोम से मिलेंगे, क्षारों का अनुक्रम पता लगेगा, जीनों के बारे में जानकारी पता लगेगी, जीन कौन सा कार्य करते हैं, कौन जीन किस लक्षण को प्रभावित करता है, ये सभी जब जानकारी मिलेगी तो उन सभी को कंप्यूटर में स्टोर करेंगे, आंकड़ों के रूप में स्टोर करेंगे और फिर उन आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा 5वां लक्ष्य। ठीक है, और एक और लक्ष्य था, छठा लक्ष्य था ये जानना कि इस योजना के अंतर्गत आने वाली कानूनी या फिर नैतिक जो समस्याएं हैं उसका निदान करना। तो ये सारे लक्ष्य थे, इसलिए मानव जीनोम परियोजना को महत्वाकांक्षी परियोजना कहा गया। ठीक है, आपने ह्यूमन जीनोम परियोजना यानी मानव जीनोम प्रोजेक्ट और इसके लक्ष्य के बारे में जान लिया था। चलिए अब जानते हैं HGP की कार्यप्रणाली। ठीक है, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या फिर मानव जीनोम परियोजना की कार्यप्रणाली क्या है। ठीक है, तो देखिए, जो HGP है यह 2 तरीके से की जाती है। ठीक है, 2 तरीके से की जाती है। पहला तरीका क्या है कि उन जीनों की पहचान की जाती है। पहले तरीके में उन जीनों की पहचान की जाती है जो RNA के रूप में व्यक्त होते हैं। ध्यान दीजिए, पहला तरीका क्या है कि उन जीनों की पहचान की जाती है जो RNA के रूप में व्यक्त होते हैं। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, व्यक्त अनुक्रम घुंडी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले चरण के अंतर्गत क्या करते हैं, RNA के जीन के मतलब पहले चरण में क्या करते हैं, तो पहले चरण में उन जीनों की पहचान की जाती है, जो RNA के रूप में व्यक्त होते हैं, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं व्यक्त अनुक्रम घुंडी। और दूसरा तरीका क्या है, जो
जो जीन आरएनए के रूप में व्यक्त होते हैं उनके अनुक्रम का पता लगाना और उन अनुक्रमों के कार्यों का पता लगाना। देखिए ध्यान दीजिए, पहला क्या है, उन जीनों की पहचान की जाती है जो आरएनए के रूप में व्यक्त होते हैं। दूसरे चरण में क्या होता है, उन आरएनए के अनुक्रमों का पता लगाना और उन अनुक्रमों के प्रत्येक खंड के कार्यों का पता लगाना। इस क्रिया को कहते हैं अनुक्रम टिप्पण। अनुक्रम टिप्पण कहता है। ठीक है, तो इस तरह से 2 चरणों में इसकी कार्य प्रणाली पूरी होती है। अब समझते हैं कि ये वास्तव में शुरू कैसे होते हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इससे क्या करते हैं, इसकी सबसे पहले एक कोशिका प्राप्त करेंगे। तो आपको पता है ये कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक होगा, बाकी इसके अंदर क्या होंगे, और सब कोशिकीय अंग हो गए, साथ ही अंदर केंद्रक होगा और इस केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र होंगे यानी क्रोमोजोम्स होंगे। बाद में क्या करेंगे, इसके क्रोमोजोम्स को निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इनके क्रोमोजोम्स को निकाल लेंगे और क्रोमोजोम्स निकालने के बाद अब क्रोमोजोम्स से क्या प्राप्त करेंगे हम लोग, तो क्रोमोजोम से अब डीएनए प्राप्त करेंगे। और आपको पता है कि डीएनए में क्या होता है, ऐसा डीएनए में क्या होता है, एक तरफ एडेनिन होता है, दूसरा थाइमिन होता है, और अगर थाइमिन है तो इधर एडेनिन होगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन होगा। ये डीएनए के चैप्टर मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक मानव है, उससे एक कोशिका लेते हैं, कोशिका से उसका गुणसूत्र प्राप्त करते हैं और गुणसूत्र से फिर क्या करते हैं हम लोग, डीएनए निकालते हैं। ठीक है, और उस डीएनए के सभी क्षार अनुक्रमों का, जितने क्षार अनुक्रम हैं, यही सब एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यही सब क्षार अनुक्रम कहलाते हैं। इन सभी क्षार अनुक्रमों का पता लगाते हैं। ठीक है, और फिर इन सभी क्षार अनुक्रमों का पता लगा करके इसको क्या करते हैं कि कंप्यूटर में स्टोर कर दिया जाता है। ये सीपीयू है, ठीक है, ये पावर बटन है, ठीक है, ये सीपीयू है, ये कीबोर्ड है, ठीक है, ये मतलब कंप्यूटर है ये। तो क्या करते हैं, जितनी सारी सूचनाएं होती है सभी को इस कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। ये हो गया HGP यानी ह्यूमन जीनोम परियोजना के कार्य प्रणाली। अब जानते हैं HPG की मुख्य विशेषताएं क्या है। चलिए, अभी तक हम लोगों ने समझ लिया है कि ह्यूमन जीनोम परियोजना यानी मानव जीनोम परियोजना क्या होती है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है जिसे हम लोग HGP कहते हैं, इसके क्या लक्ष्य थे, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, कैसे ह्यूमन जीनोम परियोजना को संपन्न किया गया। आपको मैंने बताया था ये 1990 से शुरू होकर के 2003 तक चला, लगभग कितने 13 वर्षों तक चला। ठीक है, शुरुआत हुआ था ये अमेरिकी ऊर्जा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन द्वारा, लेकिन बाद में इस कार्य में मदद करने के लिए चीन, फ्रांस, जर्मनी और सब देश भी, ब्रिटेन, ये सभी देश आ गए थे। ठीक है, अब ये ह्यूमन जीनोम परियोजना जब संपन्न हुआ तो उसकी विशेषताएं क्या थी, मतलब क्या क्या पता लगा हमें, जो ह्यूमन जीनोम परियोजना से हमें क्या क्या हासिल हुआ, क्या क्या पता लगा। तो देखिए, हमें पता लगा ये कि ह्यूमन जीनोम में मतलब मानव जीनोम में 3164.7 मिलियन 3164.7 मिलियन नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। दूसरा क्या पता लगा, दूसरा बात हमें पता लगा कि हर एक जीन में लगभग, ये लगभग की बात हो रही है, हर एक जीन में लगभग 3000 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। प्रत्येक जीन में लगभग 3000 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। और ये भी पता लगा जो मानव कोशिका में पाए जाने वाले, मानव जीनोम में पाया जाने वाला जो सबसे बड़ा जीन है, मानव जीनोम में पाया जाने वाला जो सबसे बड़ा जीन है वो डिस्ट्रोफिन है। क्या है जी, तीसरा, इसी में चलिए, इसी में देख लेते हैं। डिस्ट्रोफिन मानव जीनोम में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीन कौन सा है, डिस्ट्रोफिन। और सबसे छोटा जीन कौन सा है, यही जान लेते हैं। जो सबसे बड़ा छोटा जीन है वो कहाँ पे पाया जाता है, सॉरी ये बाद में देखते हैं। तो सबसे बड़ा जो जीन है वो क्या है, डिस्ट्रोफिन है। ठीक है,
आगे क्या पता चला, तो ह्यूमन जीनोम परियोजना शुरू हुई थी, इससे पहले लोगों को अंदाजा था कि मनुष्य में 80,000 से 1,40,000 80,000 से 1,40,000 जीन पाए जाते हैं। 80,000 से 1,40,000 जीन पाए जाते हैं, लेकिन यह गलत हुआ। बाद में पता लगा कि वास्तव में जीन लगभग 30,000 के आसपास ही होते हैं। यानी ह्यूमन जीनोम में लगभग जीन कितने होते हैं? 30,000। लेकिन पहले उम्मीद क्या था? पहले उम्मीद था कि यह 80,000 से 1,40,000 के आसपास होते हैं। ठीक है। अगला बात हमें यह भी पता लगा कि वास्तव में जो ह्यूमन जीनोम में यानी इतना 4 नंबर लिखते हैं, इतनी ज़्यादा जो नाइट्रोजनी क्षार हैं, इतने ज़्यादा जो नाइट्रोजनी क्षारों का अनुक्रम है, उसमें से 99.9% कितना? 99.9% एक जैसे होता है। 0.1% ही एक दूसरे से अलग होता है। अगली बात से पता चली कि मात्र 2%, ये 5 नंबर है ना, मात्र 2% ही जीन है, मात्र 2% ही जीन है जो प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। ठीक है। और जितने अगला नोट कीजिए, जितने जीनों के बारे में पता चला, कितने जीनों के बारे में पता चला था? 30,000। ठीक है। जितने जीनों के बारे में पता चला, उसमें से 50% जीनों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, यानी जो 50% जीन हैं वो कौन सा कार्य करते हैं, इसकी भी जानकारी नहीं है। यही कारण है कि बहुत से बीमारियों को हम लोग नहीं समझ सके हैं, या बहुत बीमारियों का इलाज भी संभव नहीं होता है, क्योंकि या बहुत से लक्षणों को, मनुष्य के सभी लक्षणों को हम लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जितने जीन हैं उन सभी जीनों का कार्य हमें मालूम नहीं है। अगर सभी जीनों का कार्य मालूम हो जाए तो शायद हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं वो और अच्छी हो जाएंगी। ठीक है। तो कितने होते हैं? हाँ, यहाँ पे थे हम लोग कि 50% जीनों के बारे में हमें जानकारी है, इससे ज़्यादा जीनों के बारे में जानकारी नहीं है। यानी मात्र 50% जीन के बारे में ही हम जानते हैं, बाकी जो 50% जीन हैं उनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है। अगली बात हमें क्या पता चली, जैसे आपको पता है कि टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 46। और ये कितने जोड़े में होते हैं? 23 जोड़ों में। जैसे पहला जीन होगा, पहला गुणसूत्र होगा, उसके जो 1 नंबर गुणसूत्र होगा उसमें 2 गुणसूत्र होंगे, फिर 2 नंबर पे 2 गुणसूत्र, 3 नंबर पे 2 गुणसूत्र, ऐसे करते करते टोटल 23 गुणसूत्र होंगे, और 23 जोड़े में रहेंगे तो कितने हो गए? 46। तो पता चला जो नंबर 1, ये 7 नंबर है, कि जो 1 नंबर क्रोमोसोम है, जो सबसे पहला क्रोमोसोम है, उस पर सबसे अधिक जीन पाए जाते हैं। जो पहला क्रोमोसोम है उस पर सबसे अधिक गुणसूत्र, सबसे अधिक जीन पाए जाते हैं। ठीक है। कितने पाए जाते हैं पहले नंबर क्रोमोसोम पे? तो याद रखिएगा, पहले नंबर क्रोमोसोम पे सबसे अधिक जीन पाए जाते हैं, जिनकी संख्या होती है 2000 कितनी? 2968। और सबसे कम जीन पे किस पे पाए जाते हैं? वाई गुणसूत्र पे, और वो कितनी होती है? 231। यानी वाई गुणसूत्र पे जो नर में होता है, और आपको पता है कि नर में एक्स और वाई 2 गुणसूत्र होते हैं, जो 46वां होता है, 23वां जोड़ा होता है, वो किसमें होता है? एक्स और वाई के रूप में होता है, जबकि मादा में एक्स एक्स के रूप में होता है। यानी जो वाई क्रोमोसोम होता है उस पर सबसे कम जीन होते हैं, कितने? मात्र 231। 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा होता है। इस तरह आप ये भी समझ सकते हैं कि जो औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनमें जीनों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि उसमें वाई गुणसूत्र नहीं होता है, वाई के स्थान पे उसमें एक्स होता है, और एक्स पे ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये सारी इसकी विशेषताएं थी। अब एक और छोटा सा टॉपिक है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। अगला टॉपिक क्या है कि HGP का उपयोग एवं भविष्य की चुनौतियाँ, यानी ह्यूमन जीनोम परियोजना का उपयोग और भविष्य में इसकी क्या चुनौतियाँ आने वाली है वो। तो देखिए, मानव जीनोम परियोजना की तो कई सारी इसके उपयोग हैं, कई सारी उपलब्धियां हैं, कई जगह पे इसका यूज होता है। स्वास्थ्य सेवाओं में होता है, वैक्सीन वगैरह के निर्माण में होता है, ये उच्च क्वालिटी के फसल उत्पादन में होता है, मानव को अच्छे तरह समझने में होता है, मानव की बीमारियों को समझने में होता है, मानव के लक्षणों को समझने में होता है। समस्या क्या है? अब इसमें भविष्य की चुनौती ये है कि हो सकता है कि मानव का क्लोन तैयार किया जा सके, मतलब किसी एक व्यक्ति के जैसा है बिल्कुल दूसरा व्यक्ति तैयार किया जा सके। किसकी? ह्यूमन जीनोम परियोजना का कुछ यूज करके कोई साइंटिस्ट ऐसा हो जिसके बारे में, सारे जीन के बारे में सब कुछ पता लग जाए, और वो एक मानव का क्लोन यानी कॉपी तैयार कर दे। तो ये सब समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। ठीक है। तो ये सब इसकी चुनौतियाँ हैं।
फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ह्यूमन जीनोम परियोजना अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई शिकायत या सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।